अगर रेफ्रिजरेंट की जगह पे रेफ्रिजरेंट भी हो और बाहर का एयर अगर सिस्टम में चला जाए, यानी कि पाइप के अंदर चला जाए जहाँ की रेफ्रिजरेंट रन करता है, तो क्या होगा। हमारे दोस्त ने पूछा है कि ये सारे क्वेश्चन ना दिमाग में चलते रहते हैं, ये नॉर्मली है चलना। आखिर दिमाग में नहीं चलेगा तो पूछेंगे कैसे, किसी से पूछेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। इसलिए नॉर्मली है, ये चलना चाहिए दिमाग में कि आखिर रीज़न क्या होता है, आखिर उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम में। एयर कंडीशनर हो, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो, या फिर स्प्लिट एसी हो, या फिर विंडो एसी हो, या फिर इन्वर्टर एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, अगर बाहर का एयर अगर अंदर चला जाता है सिस्टम में तो उससे क्या होता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, लेकिन आज भी इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं लाइव बताया हूँ कि आखिर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो टॉपिक की बात करते हैं हम कि जब सिस्टम में एयर चला जाता है तो पता कैसे चलता है कि सिस्टम में एयर चला गया है। एक सबसे पहला नंबर कि कूलिंग कम हो जाता है, कूलिंग लो हो जाता है। प्रेशर, रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है 60 से 70 psi, अगर 22 है, R410 है तो 140 psi तक, या फिर R32 है तो 115 से 20 psi तक रेफ्रिजरेंट कंप्लीट दिखाता है जब हम गेज से चेक करते हैं। लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं होता है सिस्टम। कूलिंग क्यों नहीं होता है, कूलिंग क्यों नहीं होगा। अगर कंप्रेसर नॉर्मली चल रहा है, रेफ्रिजरेंट कंप्लीट है और उसका साइकिल, एयर कंडीशनर का, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का साइकिल अगर अच्छे से काम कर रहा है तो कूलिंग क्यों नहीं होगा। कोई सवाल ही नहीं उठता कि कूलिंग ना हो। अगर सब कुछ सही है तो, कुछ हमारे दोस्त कहते हैं सब कुछ सही है, गैस भी सही है, फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कूलिंग ना करें। और कंपनी वाले भी आते हैं, वो भी कंपनी वाले भी आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है काम का, बस किसी भी तरह से जॉइन ले लेते हैं और उनको अच्छी तरह से पता नहीं होता है कि रीज़न क्या है कूलिंग ना होने का। तो एक तो होता है कि एयर कंडीशनर का लोकेशन सही नहीं होता है, जहाँ की अगर ग्लास लगा है कहीं रूम में और सीधा धूप की रोशनी अगर उस एयर कंडीशनर के ऊपर जा रही है तो फिर वो एयर कंडीशनर अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर रहा है, करेगा। लेकिन अगर अच्छे लोकेशन पर है जहाँ पर धूप की रोशनी नहीं जा रही है, रूम में धूप नहीं जा रहा है रूम में, तो वहाँ पर कूलिंग करना चाहिए। लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं करता है। कुछ समय के बाद नया एयर कंडीशनर जब होता है तो अच्छे से कूलिंग करता है, अच्छे से परफॉर्मेंस करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब 2 साल 4 साल 5 साल पुराना हो जाता है तो कूलिंग लो हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये भी मैं समझाऊंगा। तो होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट के साथ एयर जब चलता है तो उसमें कूलिंग लो हो जाती है, और जब बाहर आप जा कर के क्लैम मीटर लगाते हैं और गेज लगाते हैं, सक्शन लाइन में गेज लगाते हैं जब, तो वहाँ पर क्या रीडिंग होता है, वहाँ पर एम्पियर कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा। जब नीचे ऊपर आ रहा है मतलब कि चोकिंग है, उसमें चोकिंग भी है, और जो उसका रेफ्रिजरेंट का साइकिल है वो नॉर्मली नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। रुक रुक के जब चल रहा होता है, एयर होगा तो भी आपको पूरा सिस्टम गैस उड़ा करके फ्लश करके फिर से गैस चार्ज करना पड़ेगा। अगर चोकिंग होगा तो भी ये करना पड़ेगा आपको। तो जब भी सिस्टम 5 साल 10 साल पुराना हो जाए तो आप जब भी वैक्यूम करना चाहें, नए सिरे से रेफ्रिजरेंट उसमें चार्ज करना चाहें तो कैपिलरी ज़रूर चेंज कर दें। कैपिलरी चेंज करेंगे तो सक्सेस रहेगा आपका एयर कंडीशनर। पूरे सिस्टम में कुछ नहीं होता है, कहीं भी कंट्रोल डिवाइस नहीं होता। कंट्रोल वही होता है, रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए कैपिलरी और ड्राई फिल्टर ही होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता है एसी में। अगर वही क्लियर रहेगा तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कूलिंग में। और एम्पियर जब आप चेक कर रहे होंगे तो अप डाउन होगा, और गेज में जब चेक करेंगे ना तो गेज की सुई कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी। जबकि एयर कंडीशनर अगर सही चल रहा है, नॉर्मल है, एयर कंडीशनर का रेफ्रिजरेंट भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो प्रेशर एक जगह पे रुका रहेगा, सुई उसकी एक जगह पे रुकी रहेगी। R22 है तो 60-70 के बीच में कहीं जहाँ भी रुकना हो एक जगह पे रुकी रहेगी, अप डाउन नहीं होगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि एयर कंडीशनर में चोकिंग है या फिर उसमें एयर है, अप डाउन होता है प्रेशर। जब भी आप बिना वैक्यूम के आप गैस चार्ज कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बिना वैक्यूम के जब गैस चार्ज करते हैं ना तो आप थोड़ी देर, कुछ देर के बाद तो
कुछ समय के लिए मेंटेन हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा जितना अच्छा करना चाहिए। तो वहाँ पर एम्पियर कम अप डाउन होगा ही होगा और गेज की सुई भी अप डाउन होगी। तो फिर समझ लीजिए कि आपको गैस निकाल करके फिर से चार्ज करना ही पड़ेगा वैक्यूम करके। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नया टॉपिक के साथ।